नमस्कार साथियों। सब मेरी आवाज जोहार। आपको आ रही है? एक एक बार जी आ रही। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से। दोस्तों, पिछले दिनों 1 मई के दिन हमने चाय बागान पर केंद्रित हमारा पहला कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका शीर्षक था कविता में चाय बागान और चाय बागान में कविता। उसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है चाय बागान की कविता का अंचल। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंचनजंगा पत्रिका के संपादक और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री वॉल्टर भेंगरा तरुण जी। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में कवि के रूप में हमारे साथ 3 कवि मौजूद हैं। सुश्री क्रिस्टीना टोकनो जी, सुश्री प्रफुल्ला मिंज जी और सुश्री शिखा मिंज जी। मैं हमारे इन तीनों युवा साथियों का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। आज जो कवि सबसे पहले जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनका नाम है क्रिस्टीना टोकनो जी। क्रिस्टीना टोकनो जी इसी चाय बागान के अंचल से उनका अध्ययन का दौर शुरू हुआ और वर्तमान समय में वे अ, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद इस समय पीएचडी करने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम में मौजूद हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं क्रिस्टीना टोकनो जी का स्वागत करता हूं और कि वे कि वे अपनी कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। क्रिस्टीना टोकनो जी। मुझे पत्रकारों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें मंच प्रदान किया है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी, सूत्रधार डॉक्टर कुमार पटेल, कार्यक्रम के अध्यक्ष वॉल्टर भेगरा तरुण तथा सभी श्रोतागणों को मेरा जोहार। मैं एक कविता का पाठ करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है काला सोना। मैं हूँ हरी हरी पत्तियां, कोमल कोमल, नरम नरम, नाजुक नाजुक, तुम्हारे उरमाल में रहती हूँ, फैक्ट्री में जाती हूँ, काला सोना बनकर निकलती हूँ। अब मैं सोना हूँ, सोना, काला सोना। तुम हो कौन? तुम्हें मैं नहीं पहचानती हूँ। तुम झोपड़ी में रहते हो, जमीन पर सोते हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हो। तुम सिर्फ मजदूर हो। मैं महंगे पैकेटों में रखी जाती हूँ, सोने चांदी के बर्तनों में परोसी जाती हूँ। मैं हूँ काला सोना और तुम सिर्फ मजदूर हो। दूसरी कविता संघर्ष। एक बीज बोया जाता है, वह अपने को कीड़े मकोड़ों से बचाता, फिर वह अंकुर बनता, दूसरे पौधे उसके लिए बाधक बनते, उसके बढ़ने में रोक लगाते, वह डर डर सहमा सहमा रहता, फिर वह पौधा बनता, चंचल मस्त
रहता, तितलियों भौरों के साथ घूमता। वह एक पौधे से पेड़ बन जाता। उसे आंधी तूफान से डर लगता, हवा पानी सूखा से वह डरता, उसे लोगों से डर लगता है। वह इन सब से संघर्ष करते हुए एक दिन विराट वृक्ष बन जाता। उसे अब न कीड़ों से डर लगता, न दूसरे पौधों से, न आंधी तूफान सूखा और न लोगों से डर लगता, क्योंकि अब वह एक विराट वृक्ष है। मेरी तीसरी कविता, तुम मशीन हो। तुम मशीन हो जिसमें कोई चेतना नहीं, जिसमें कोई जान नहीं। तुम मशीन हो जिसका लाभ अधिक से अधिक लिया जाता है। तुम मशीन हो जिसका कोई भविष्य नहीं, कम लागत में उपलब्ध हो, कभी न खत्म होने वाले प्रॉफिट हो। एक कंपनी की मशीन, कंपनी ने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे साथ तुम्हारा वंश भी कंपनी का है। तुम हो एक मशीन। मेरी चौथी कविता है, नन्हे पौधों के झुंड। सुंदर सुंदर नन्हे पौधों के झुंड, एक कतार में सब एक समान, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हल्के छायादार वृक्ष। उनके अंदर सांपों बाघ कीड़े मकोड़े जिस पर अपना कब्जा करने को तैयार, अपना शिकार बनाने को तैयार। उनका सामना तुम नहीं कर सकते हो, ये जहरीले हैं, तुम्हें काट सकते हैं। तुमको रहना होगा शांत व सतर्क, अपना जीवन बचाने के लिए। तुम हो पौधों के झुंड, कोमल कोमल। मेरी अंतिम कविता है, समय। समय है बदलाव का, अपने को बदलने का, सोच से विचार से अपने को बेहतर दिखाना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, अपने को बचाना है, अपने भविष्य को उन्नत बनाना है, अपने पुरखों को याद करना है, अपनी परंपरा की रक्षा करनी है। समय है बदलाव का, समय है परिवर्तन का, समय है आधुनिकता का, समय है अस्तित्व बचाने का, समय है बदलाव का। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कृष्णा जी। आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी लेखनी में जहां एक ओर अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष नजर आता है, तो वहीं मनुष्य जो मशीन में ढलता जा रहा है या मशीन जो मनुष्य के ऊपर हावी हो रही है, उसकी बात भी नजर आती है। इसके अलावा जो मजदूर, काला सोना कविता जो मजदूर होकर के मजदूर की जो चिंता है, इस चिंता को वो ही देख सकता है, वो ही समझ सकता है जिसने वो जीवन बहुत सामने से देखा हो। मुझे लगता है कि आपकी कविताओं में आने वाले समय में हमें और भी आदिवासी समाज की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री शिखा मिंज जी को कि वे हमारे दर्शक वर्ग के लिए अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। शिखा मिंज जी। आप सभी को मेरा जोहार और संयोजक प्रदीप त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विनय पाटिल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम चाय बगान की कवित्रियों को ये मंच दिया, और उसके साथ ही इस मुकाम पे हमें लाने वाले संपादक वल्टर भिंगरा सर को भी तहे दिल से शुक्रिया। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है, एक कप चाय। शाम भी हो गई है। एक कप चाय पीकर हम
अपना दिन बना लेते हैं, मगर क्या कभी सोचा है तुमने, चाय का केंद्र बिंदु चाय बनाने वाले कैसे जीवन बिताते हैं? सुबह जल्दी उठकर हम सारे काम निपटाते हैं। सुबह की सीटी लगने पर कभी खाना खाए बगैर तो कभी चाय पिए बगैर रुमाल तिरपल साथ लिए भागे चले जाते हैं। बच्चों के लिए ही बच्चों का ख्याल रख नहीं पाते हैं। आंधी तूफान के बीच 8 घंटे मात्र 200 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं। 150 वर्षों से 3-4 पीढ़ी के एक स्थान पर निवास करने के बावजूद अपनी जमीन को अपना कह नहीं पाते हैं। अपनी मर्जी से घर की मरम्मत तक नहीं कर सकते हैं। एक कप चाय पीकर हम मानसिक हलचल से मस्त मौला आजाद हो जाते हैं, मगर अफसोस लोगों का दिन ताजा बनाने वाले स्वयं शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक रूप से भी आजाद भारत में आज भी गुलाम बनकर जीवन बिताते हैं। मेरी दूसरी कविता है, मेरी माँ टाइपिंग करती है। मेरी माँ ना कभी स्कूल गई है, ना कभी कंप्यूटर लैब, फिर भी उनका दिमाग है बहुत तेज। बगान में टाइपिंग करती है। कंप्यूटर मास्टर भी फेल हो जाए कंप्यूटर मास्टर भी फेल हो जाए उनके सामने इतनी तेज। हजारों टेंशन सर पर लेकर भी माथे पर बोझा ढोती है। 25 किलो से कम चायपत्तियों का वजन होने नहीं देती है। हाथ में छाले पड़ जाते हैं हाथ में छाले पड़ जाते हैं, मगर मैं कंप्यूटर लैब में बैठ सकूं, इसके लिए अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। मेरी माँ टाइपिंग करती है। इसके साथ ही मेरी अगली कविता का शीर्षक है, क्रांति का बिगुल। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, फल चाहिए तो उस तक जाना होगा, चढ़ना होगा या फिर लाना होगा। माध्यम कुछ भी हो, मगर उस तक जाना होगा। पेड़ का फर्ज है, हमने ही उसे खाद पानी दिया और फिर बड़ा किया, तो फिर उसे भी फल हमें देना होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सड़क पर जाना होगा। आंख कान मूंद लिए हैं उन्होंने आंख कान मूंद लिए हैं उन्होंने, हमें अपनी ओर आकर्षित करना होगा। हक की इस लड़ाई में हर युवा को आगे आना होगा। आंख कान नाक भी खुल जाए, संसद भी हिल जाए, क्रांति का ऐसा बिल्कुल बजाना होगा। अब हमें ही चाय मजदूरों को हक दिलाना होगा। शोषित हो चुके बहुत, अब शोषण मुक्त कराना होगा। जर्रा जर्रा कांप जाए संसद का, कुछ ऐसा करना होगा। अब हमें ही चाय मजदूरों को हक दिलाना होगा। तो सर, ये तीनों जो कविता थी, ये चाय की सिस्किया से थी। और मेरी अगली कविता का शीर्षक है, जो हाल फिलहाल की ही रचना है, कांटेदार तार। चाय बगान को घेरे हुए कांटेदार तार केवल पौधों की सुरक्षा के लिए नहीं, वो इस बात का गवाह है कि तुम्हारे वहां से निकलने की शर्त क्या है। वो गवाही देता है कि तुम बंधे हुए हो, तन से, मन से, विचार से। तुम्हें घेरे हुए वह कांटेदार तार तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की चेष्टा है। वो प्रतिबंध है तुम्हारे विचारशीलता पर। वह प्रयास है तुम्हें सीमित और संकुचित बनाए रखने का। वह प्रतीक है तुम्हारे इरादों और हौसलों को कुचलने का। यह विचार है तुम्हें बांधे रखने और चक्की में पीसते जाने का। उस कांटेदार तार को देखकर हर बार तुम्हारा पैर पीछे मोड़ लेना। उस कांटेदार तार को देखकर हर बार तुम्हारा पैर पीछे मोड़ लेना। मुंह बंद कर लाश की तरह बस उनके शर्तों पर चलते जाना। यही तो निरंतर प्रयास है उनकी। वो ठोकर मारे और तुम गिर जाना। जंजीरों को तोड़ने के लिए जब तुम आगे बढ़ो, तो लहूलुहान होकर ही उन नुकीले तारों के संपर्क में आते ही धैर्य से गिर पड़ो। यही बिछाया जाल है अपने सजे थाल के लिए। जिसने भी उस तार को लांघा है, लांघने की एक
कीमत तो चुकाया है, मगर अपने भविष्य के लिए एक नया सवेरा भी लाया है। मगर उस घेरे में जो ठहर गया, नई पीढ़ी के लिए वो घातक बन गया। इसके साथ ही मेरी जो अगली कविता है वह है 21वीं सदी के गुलाम। हाथों में दूरभाष और यथार्थ का भी ज्ञान है, कागज कलम चलाना और मेहनत में भी दम है, फिर भी अपने हक की लड़ाई में वो नाकाम है। ये 21वीं सदी का के ये 21वीं सदी के गुलाम है। भावनाएं बस राजनीति से सटी हुई है, सामाजिक चेतना अब टुकड़ों में बटी हुई है। गुलामी की जंजीर अब कैसे टूटेगी, नशा तो युग युग में अपना रंग बदलते ही रहेगी। तुम 21वीं सदी के गुलाम हो, तुम्हें पग पग में रोका जाएगा। विकल्प ढूंढो वरना तुम्हारे हिस्से में कब्र के लिए भी जमीन नहीं आएगा। इसके साथ ही मेरी जो अगली कविता है इसका शीर्षक है चाय पत्ती। चाय पत्ती, हाँ, मैं वही चाय पत्ती हूँ जिससे सारी रस निचोड़ कर फेंक दी जाती है। शुरू से ही हर प्रक्रिया में रहती हूँ, बस काम निकल जाने पर औकात दिखा दी जाती हूँ। ये कहानी बस मेरी नहीं, ये कहानी है मेरे साथ निभाने वालों की भी, जिन्हें मेरे साथ रहकर मेरी ही जिंदगी जीनी पड़ती है। भारी मेहनत कर भी खुरदरे हाथों में चवन्नी थमा दी जाती है। दर दर ताजगी लेकर जाती हूँ, फिर भी चाटा खाकर लौट आती हूँ। मेरे हिस्से की तारीफ भी कोई और ले जाता है, मेरे हिस्से में बस व्यवस्था का तमाचा रह जाता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद शिखा मिंज जी। आपकी कविताओं में जो ओज है, और अभी हालांकि ये कहना उचित नहीं है, कोई तुलना नहीं है, लेकिन आपकी कविता में मुझे जो स्वर नजर आते हैं, वैसे स्वर बहुत कुछ मुझे नजर आते हैं। और एक युवा आदिवासी कवियत्री हैं जसिंता केरकेटा, लगभग लगभग वैसे ही स्वर आपकी कविता में भी नजर आते हैं। और एक संभावना नजर आती है कि संभवतः हम अपने इस डुवार्स और चाय बागान के अंचल से शिखा मिंज के रूप में एक और जसिंता केरकेटा हमें हासिल होगी, क्योंकि आपकी कविताएं जिस ढंग की है, और आपकी कविताओं को, आपकी जो समझ है कविता के प्रति, और कविता में अपने चाय बागान के अंचल को, उसकी समस्या को, उनकी तमाम तमाम चीजों को जिस तरह से आप उठाकर प्रस्तुत कर रही हैं, वह यह साबित करता है कि आप भले ही अभी बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन आप बहुत मैच्योर कवि हैं। ये मुझे मानना पड़ेगा, ये मुझे कहना पड़ेगा। मैं जसिंता केरकेटा से आपकी कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भाव मुझे नजर आ रहे हैं। वो एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पार्क, वो चिंगारी, वह मुझे नजर आ रही है आपकी कविता में। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, कि आप और भी कविताएं लिखें, हम आपकी और भी कविताओं को जगह जगह पर पढ़ें, और यदि संभव हुआ तो किसी कार्यक्रम में भी, और एक कार्यक्रम में, और कई कार्यक्रमों में आप जुड़े हमारे साथ। तो यहाँ से अब हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती प्रफुल्ला मिंज जी। प्रफुल्ला मिंज जी, आ, इनके बारे में क्या कहूँ, ये परिचय मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फिर न देते हुए भी ये परिचय आ ही जाएगा कि वो मेरी छात्रा रही हैं। हालांकि आप तीनों ही रहे हैं, और बहुत पुराने छात्रों में से एक रही है प्रफुल्ला मिंज जी। और मेरे लिए ये बड़े खुशी और गर्व का मौका है कि एक कवि के रूप में उनको देखना, और आज उनको इंट्रोड्यूस करना आप सबके सम्मुख। तो मैं ज्यादा भूमिका न बांधते हुए, सिर्फ ये बताते हुए कि एक लंबे समय से प्रफुल्ला मिंज जी
लेखन कार्य से जुड़ी हुई हैं और सेंट जोसेफ्स गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल करशियांग में सहायक शिक्षिका के रूप में वे कार्यरत हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती क्रिस्टीन प्रफुल्ला मिंज जी को कि वो अपनी कविताएं हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। प्रफुल्ला मिंज जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। सर्वप्रथम मैं आज इस कार्यक्रम के संयोजक एवं कंचनजंगा पत्रिका के संपादक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का, इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर विनय कुमार पटेल जी का तथा चाय की सिसकियां काव्य संग्रह के संपादक आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार वाल्टर भेंगरा तरुण जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज आप सभी ने हमें अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने का बहुत ही सुंदर मंच प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही साथ कंचनजंगा पत्रिका के फेसबुक पटल के माध्यम से जुड़े हमारे सभी दर्शकों का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम प्रफुल्ला मिंज है और मैं गया गंगा चाय बागान से आती हूँ। मेरी अधिकतर कविताएं तराई एवं डुआरस के चाय श्रमिकों को लेकर लिखी गई है और मेरी कविताओं को आप सुनकर जरूर ही चाय श्रमिकों के दर्द एवं उनके संघर्ष को महसूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार आज की मेरी पहली कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चाय बागानों की स्त्रियां। देखा है मैंने इन्हें हर दिन, हर पल, हर क्षण, होते अपने कर्ममय जीवन में मग्न चाय बागानों की स्त्रियां। गर्मी, वर्षा, जाड़ा से जल्दी रोज सुबह उठ दौड़ती कामों के लिए, यह है सच। चाय बागानों की स्त्रियां रहती हमेशा कामों में व्यस्त, एक दिन की भी नहीं इन्हें फुर्सत। पहुंचती घर अपने ये जब होता सूर्य अस्त। चाय बागानों की स्त्रियां भूख प्यास का ना ध्यान रहता, ना ही भविष्य की चिंता सताती, लेकिन परिवारों को संजोए रखती चाय बागानों की स्त्रियां। बड़ी ख्वाहिशें हैं रखती, पर मुसीबतें कम नहीं इनकी। क्या करे मजबूर है हालात के आगे चाय बागानों की स्त्रियां। अपने हक के लिए या हर दिन लड़ती, गिरती उठती लेकिन फिर मुस्काती। दिन भर अपनी पीठ पर पत्तों का है भार ढोती चाय बागानों की स्त्रियां। इस क्रम में मेरी दूसरी कविता है, जिसका शीर्षक है टपकती छत। हर साल सबको रहता इंतजार बारिश के मौसम का, पर मुझे नहीं, क्योंकि जब चारों ओर हरियाली छाती, मेरे घर होता बरसात के कीचड़ का पानी। जिस वक्त सारी दुनिया बारिश का आनंद ले गहरी नींद में सोती, मैं तब चूते छत से बचने के लिए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पर जाता और जानवरों की तरह सिकुड़ छिटुड़ कर रात बिताता। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी झोपड़ी को घर है बनाया, अपना पेट काट कर एक एक सामान है जुटाया। सामान भी क्या होंगे अधिक मेरे, एक गुदड़ी, एक बक्सा, एक चटाई, कुछ 4-5 बर्तन और वही फटे पुराने कपड़े। जिस वर्षा ऋतु के आनंद का लय देश में पर्व की तरह मनाया जाता, उस वक्त मैं इससे
बचने की तैयारी करता। अपने घरेलू पशुओं के वास्ते भी मैं उनके गौशाले की मरम्मत करता। मेरी आंखों के आंसू वर्षा की बूंदों की सहचरी होती। इन दिनों ईश्वर से बस यही अर्जी रहती कि किसी तरह हवाएं ले जाए काले बादल के घेरे को, ताकि अपनी थकान मिटाने चैन की नींद सो पाऊं मैं अपनी सूखी पोटली के तकिए पर। इस क्रम में मेरी तीसरी कविता है उपेक्षित हूँ। उपेक्षित हूँ। जब भी देखता हूँ मैं अपनी इन दो हाथों को, किस्मत बदलने का आभास नजर आता है, लेकिन मजबूरी में इन दो हाथों को सिर्फ जोड़े सिर झुकाए पाता हूँ। जीने के लिए खाता हूँ या खाने के लिए जीता हूँ, बस इसी कश्मकश में मैं हर दिन काम पर जाता हूँ। केवल एक बित्ता पेट के लिए ही मैं इतना अपमान सहता हूँ। कितना लाचार और बेबस हूँ मैं। जब भी कहीं भीड़ में जाता तो अपने फटे काले हाथों और पैरों को छुपाता। फिर सोचता, मैं छुपाऊं क्यों? यही तो मेरी असली पहचान है कि मैं कितना कर्मठ हूँ। बड़ी बड़ी इमारतें, औद्योगिक कारखाने, चौड़े रास्ते, नहर, शॉपिंग मॉल बनाता, मगर अपना सर ढकने के लिए एक छोटी सी कुटिया में सोता। मजदूर के सहयोग से ही राष्ट्र का विकास संभव होता। फिर भी अपने ही देश में मैं गैरों की तरह हर रोज उपेक्षित होता। हमारे चाय बागान में उपस्थित मेरी और भी कविताएं हैं। विनय सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक दो लाइन, इसलिए रुक गई हूँ। ठीक है, जारी करूंगी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि तराई और जुआरिस में जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी आदिवासी माता पिता भाई बहने मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए चाय का पौधा कितना महत्वपूर्ण रखता है। वह एक पौधा ही नहीं, उनके लिए यह चाय का पौधा एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्योंकि देखिए, जब एक पौधा बड़ा होता है, जब उनमें पत्तियां आती हैं, हम उन पत्तियों को तोड़कर जब कारखाने में जाती है, उससे चाय पत्तियां बनती हैं, हम चाय पीते हैं। उसके बाद जब पौधों की कटाई छटाई होती है, वह उन कटे हुए लकड़ियों को हम जलावन के रूप में लाते हैं। उसके बाद पौधों में जो फूल आते हैं, चाय के फूल, उन्हें भी हम खाते हैं पकवान के रूप में, सब्जी के रूप में। और आप देखे होंगे, जो चाय के पौधे नहीं देखे हैं, उनके लिए बता दूं कि चाय के पौधों में एक छोटे छोटे फल लगते हैं। उसे भी हम बचपन में क्या करते थे, तोड़ के जब कच्चे होते हैं उनमें पानी भरे रहते हैं, उनके छिलके को उतार कर हम अंदर के हिस्से को नमक मिर्ची लगाकर बचपन में खाते थे। इसके बाद हम देखें, जब जलावन के रूप में लकड़ियों का प्रयोग करके जब जो राख ऐश बचते हैं, उसे भी हम बर्तन धोने के प्रयोग में लाते हैं। तो जन्म से अंत तक उसे हम प्रयोग में लाते हैं। और इस प्रकार बंधुआ मजदूर अपनी सारी जिंदगी चाय बागान में कार्य करते हुए बिता दे रहे हैं। और अगली मेरी चौथी कविता है बंधुआ मजदूर। एक कहानी, चाय मजदूर की जुबानी। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घर में कई पीढ़ियां है खप गई, लेकिन 165 सालों बाद भी कोई खास परिवर्तन ना आया चाय श्रमिकों के जीवन में। घिसे चप्पल, फटे झोले,
प्लास्टिक तिरपाल रस्सी बांधे बीत गई हमारी सारी जिंदगी। अपने आहार के लिए मैं चाय फूल, मछली, केकड़े, कच्चू पत्ते, फल, मशरूम की खोज में जंगल जाता। किसी बड़ी बीमारी को अपने पास फटकने नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अस्पताल का बिल भरने के लिए इतनी रकम नहीं मेरे खाते में। अपनी तकदीर पर अंदर ही अंदर रोता और बदलते भाग्य की आशा में कभी-कभी लॉटरी टिकट में काटता। अंग्रेज भले ले आए थे चाय बागानों में हमें, लेकिन अब तक बंधे हुए हैं हम अपने ही लोगों के हाथों में। हमारे कुटुंब भी हमारी सुध नहीं लेते, जो रहते दूर कहीं व्यस्त छत्तीसगढ़, झारखंड में, और यहाँ भी हमारी कोई संपत्ति नहीं। कब तक ऐसे ही चुप अन्याय सहोगे? मैं पूछता हूँ हर एक चाय बागानों के आदिवासी बंधुआ मजदूरों से। मेरी अगली कविता है गोदना, जो अभी के वर्तमान संदर्भ में कहे टैटू। इसका चलन ये कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है। गोदना प्राचीन काल से आदिवासी समाज की औरतें, जो महिलाएं हैं, वे गहनों के रूप में इसे अपनी कलाई और गले, पैरों, हाथों में श्रृंगार के आभूषण के रूप में गोदवाकर इसे कर चुकी है, इसका आविष्कार। तो इस क्रम में मेरी ये छठी कविता है गोदना। गोदना, माथे पर बिंदी की तरह, गले में हार की तरह। गोदना, कानों में झुमके की तरह, बाजुओं में ताबीज की तरह। गोदना, पीठ पर चादर की तरह, कमर में करधनी की तरह। गोदना, हाथों में कंगन की तरह, पैरों में पायल की तरह। गोदना, अपनी कला और संस्कृति से प्यार। गोदना, अपने पूर्वजों से जुड़े रहना। गोदना, महंगे आभूषणों का बहिष्कार। गोदना, समाज के ढकोसलों से बचना। गोदना, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। गोदना, यही है मेरा श्रृंगार, यही है मेरा अभिमान। गोदना है यह भी एक तरह से मेरे आदिवासी होने की पहचान। गोदना, क्या करूं मैं इनका, कैसे बचाऊं इसे समाज की घृणित दृष्टि से। और आज की मेरी अंतिम कविता है, जिसका शीर्षक है लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें, ये कैसी बर्बर जाति है जो जहां तहां कहीं भी रुके हुए छिप कुएं का पानी पीते हैं। मैं कहती हूँ हम ऐसे ही हैं, जमीन पर ही यहाँ वहां सोने वाले, बासी अधपके चावल खाने वाले, पसीने से हरदम लथपथ रहने वाले, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीनने वाले। हम जैसे भी हैं, खुश हैं अपनी जीवन शैली से, हमेशा प्रकृति की सेवा करते। फिर भी ना जाने क्यों लोग कहते हैं असभ्य समाज के नमूने। साधारण सा जीवन जीकर, घास फूस की सब्जियां खाकर, मेहनत से रोजी रोटी कमाकर, पर अपना स्वाभिमान बचाकर लड़ते हैं हर रोज एक सभ्य समाज से। लोग कहते हैं अजीब है इनका ढंग, आपत्ति हमारे रंग, पहनावे, भाषा और संस्कृति से भी, जबकि सदियां बिता दी हमारे पूर्वजों ने जंगलों, पहाड़ों और पठारों में। फिर भी संदेह है हमारे होने का, क्या हम मनुष्य नहीं इस भूमि के? धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ला मिंज जी। आपने जो कविताएं हमारे सामने रखी आज, आपकी कविताओं का टोन
भले ही उतना प्रखर न हो, लेकिन उसकी मारक क्षमता उतनी ही प्रखर है, उतनी ही तेज है। खासकर आपकी कविता जो गोदना है या लोग कहते हैं, जो अंतिम कविता आपने पढ़ी, जो तथाकथित सभ्य समाज, आदिवासी समाज को देखता है, उससे घृणा करता है, उन्हें पिछड़ा हुआ, असभ्य कहता है, सभ्यता की शुरुआत जहां से हुई है और प्रकृति से जुड़े रहने की जो आवश्यकता है, जिसे आज महानगरों के लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं। ये सारी चीजें आज के समय में मौजूद हैं, हमारे सामने ही हैं, और इन चीजों को आपने बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी कविता में उभारा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन तमाम चीजों को उभारने के लिए। चाय बागान की स्त्रियां, यह कविता कहें या आपकी कविता कहें बंधुआ मजदूर, एक समय में उठाकर ले आया गया, और आप तीनों ही कवियत्रियों की कविता में वह दर्द समझ में आता है, वह दर्द दिखाई पड़ता है कि कैसे आज भी जल, जंगल और जमीन की जद्दोजहद, इस डुवर्स में रहने वाले आदिवासी, सिलीगुड़ी तराई डुवर्स में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग भी लड़ रहे हैं। उन्हें उनका वो हक मिल नहीं रहा है। बहरहाल, आपको आगामी रचनात्मक भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अब अध्यक्षीय वक्तव्य देने के लिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री वाल्टर भिंगरा तरुण जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। सर। सभी को जोहार। कंचनजंगा पत्रिका के संपादक और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर पटेल और चाय की सिसकियां में सम्मिलित तीनों कवित्रियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ ही इस कड़ी के इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी के सभी तमाम साहित्य प्रेमियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी आदिवासी बेटियां जो चाय बागानों में सेवारत हैं, कार्यरत हैं, जिनकी जिंदगी चाय बागानों के आसपास बचपन से लेकर अभी तक गुजरती जा रही है, उन्होंने बचपन से संघर्ष को देखा है, महसूस किया है, अपने परिवारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। वे अभी भी अपने मूलवासियों, झारखंड छत्तीसगढ़ के आदिवासी परिवारों से अपना जुड़ाव महसूस करती हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि वे इन संघर्षों को पहचानती हैं, उनका मूल्य समझती हैं। और इस कड़ी में मैं अनीशा शिखा जी की कविताओं के बारे कहना चाहता हूँ कि वक्त के हिसाब से वे युवा वर्ग को आगे आने के लिए आमंत्रित करती हैं, उन्हें जोश बढ़ाने की कोशिश करती हैं। जबकि उज्ज्वला प्रफुल्ला मिंज की कविताओं में जीवन को अच्छी तरह से समझने और उस परिधि से निकलने की छटपटाहट भी है।
कृष्णा मीन्स एक नई सोच के साथ आगे आती हैं और युवा पीढ़ी को एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास करती हैं। चाय बागानों का पिछले 4-5 वर्षों से 2-3 बार मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया। मेरे आगामी उपन्यास के लिए, क्योंकि झारखंड से बहुत सारे लोग, हजारों लोग चाय बागानों में, अंडमान के द्वीप समूह में मजदूरों के रूप में झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से लोगों ने पलायन किया और वहाँ रच बस गए। वहाँ के विकास में उनका योगदान कम नहीं है, लेकिन उनकी परिस्थिति को देखने से ऐसा लगता है कि वे जहाँ से उन्होंने आरंभ किया वही है। लेकिन मुझे गर्व का अनुभव होता है कि हमारी माताएं जो चाय बागानों में दिन रात खटती हैं, अपने परिवारों को संजो के रखती हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपना पेट काटते हुए शिखा मिंज की कविता मेरी माँ टाइपिंग करती है, खुद टाइपिंग नहीं सीखी लेकिन पत्तों में टाइपिंग का हुनर दिखाया ताकि उनकी बेटियां आगे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। अब मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है कि ये जो हमारे कविता संग्रह में 7 कवित्रियां हैं, युवा कवित्रियां, उन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जो पढ़ाई अध्ययन के साथ रचनात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। हमारे कई आदिवासी युवा पढ़ाई तो करते हैं लेकिन रचनात्मकता उनमें नहीं दिखाई देती है। अब मुझे गर्व का अनुभव होता है जब मैं इन चाय बागानों में घूम रहा था, वहाँ लड़कियां पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रही हैं और आगे बढ़ने के साथ रचनात्मक रूप से क्रियाशील है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन युवा कविताओं के माध्यम से चाय बागानों या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत आदिवासी युवाओं को एक नई सोच मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और वे अन्य दिशाओं में भी आगे बढ़ सकेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर त्रिपाठी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन चंद युवा कविताओं को अपना मंच प्रदान किया और इनके प्रेरणा स्रोत रहे प्रोफेसर विनय को, जो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य छात्रों के साथ इन्हें विशेष रूप से मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। उनका सहयोग आगे भी बना रहेगा और हमारी आदिवासी युवा पीढ़ी को आगे सभ्य समाचार या मुख्य धारा में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरा एक कदम इन 7 युवा आदिवासी कवित्रियों को साहित्य जगत में कविता के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में मैंने परोसने का काम किया, वे ऊंचाइयों तक पहुंचे, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, संभव है मेरे द्वारा, ताकि उम्र के हिसाब से अनेक तरह की कठिनाइयाँ, शारीरिक कठिनाइयाँ, विपदाएं आती रहती हैं और पिछले 3-4 सालों से मैं उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा हूँ जितना होना चाहिए था शारीरिक तकलीफों के कारण। लेकिन वह साथियों को देखकर मेरा भी बहुत उत्साह बढ़ता रहता है और अन्य जो लेखक हैं आदिवासी क्षेत्र में, वे आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को सामने रखें। इसके साथ ही सभी जो लोग भी दर्शक इस कार्यक्रम को पिछली कड़ी के साथ देखते आ रहे हैं, वे हमें प्रोत्साहन दे, युवा कवियों को, युवा रचनाकारों को, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, सभी को प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि प्रोत्साहन जब तक नहीं मिलता वो भी आगे नहीं बढ़ पाता। दिया को रखा जाता है ताकि वे मार्ग दिखा सकें और हमने प्रयास किया कि ये 7 युवा कवित्रियां हैं और मेरा
आगे भी प्रयास रहेगा कि इनकी रचनाओं को अगले विभिन्न मंचों पर लाया जा सके, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। इसलिए इसके साथ ही मैं सभी आयोजक और संयोजक के साथ तो जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सभी के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ और सभी को हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वाल्टर भेंगरा तरुण सर जी को। ये जो लौ आपने जलाई और चाय की सिसकियां जो काव्य संग्रह आपने संपादित किया, उसके जगमगाते हुए सितारे कहूं, तारे कहूं, नक्षत्र कहूं, क्या कहूं, ये हमारे युवा कवि हैं। 3 लोगों को हमने पिछली बार सुना 1 मई को, 3 लोगों को हमने आज सुना। अगले कवि को हम 21 तारीख के कार्यक्रम में जरूर सुनेंगे और मैं अभी से ही इस बात की आशा रखता हूं कि उस कार्यक्रम में भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार वाल्टर भेंगरा तरुण जी का साथ हमें जरूर मिलेगा। 21 तारीख को विश्व चाय दिवस है और देखिए कैसा संयोग है कि पहला कार्यक्रम हमने जो चाय बागान पर आधारित किया वह मई दिवस के अवसर पर था। दूसरा कार्यक्रम जब हम आज कर रहे हैं तो आज बंगाल के मिट्टी में जन्मे विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जन्म जयंती है और 21 तारीख को जब हम अपना तीसरा और फिलहाल के लिए इस कड़ी में आखिरी कार्यक्रम करेंगे, उस दिन विश्व चाय दिवस होगी। वह चाय की चुस्कियां लेते हुए जो हम सोचते भी नहीं है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसने नहीं देखा है उसे नहीं समझ में आएगा कि इसके पीछे मौजूद जो संघर्ष है, जो श्रम है, कैसे हम तक वो चाय की पत्तियां पहुंच रही हैं और जिसके जरिए हम अपने दिन का शुभारंभ कर रहे हैं। अपनी थकान को मिटाते हुए हम अपनी शाम को थोड़ा सा उसमें और ऊर्जा लाने का प्रयास करते हैं। वह चाय हम तक पहुंचती कैसे है और उस चाय बागान में काम करने वाले लोगों के का जीवन कैसा है, उनकी समस्याएं कैसी हैं, ये जिन्होंने सामने से देखा है, जिनका यह भोगा हुआ यथार्थ है, चाहे वह शिखा मिंज का हो, चाहे क्रिस्टीना टोपनो का हो या प्रफुल्ला मिंज का हो, ये उनकी कविताओं के जरिए ही हमें समझ में आता है दोस्तों। तो मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक और कंचनजंगा पत्रिका के संपादक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं और केवल इतनी ही बात कहूंगा कि वो बार बार कहेंगे संभवतः कि विनय सर की वजह से हुआ, लेकिन हुआ है केवल और केवल डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी की वजह से। मुझसे तो उन्होंने करवा लिया, मैं तो यही कहूंगा। तो स्वागत है डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का कि वे अपना धन्यवाद ज्ञापन विधिवत रूप से रखें। स्वागत है। धन्यवाद विनय सर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार आदरणीय वाल्टर भेंगरा जी, आज के इस कविता पाठ में उपस्थित हमारे समय की विशेष रूप से चाय बागान की 3 महत्वपूर्ण कवित्रियां प्रफुल्ला मिंज जी, शिखा मिंज जी, क्रिस्टीना टोपनो जी और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार, जिनकी वजह से कार्यक्रम की दूसरी कड़ी के साथ हम लोग जुड़ पाए, ऐसे हमारे अभिन्न मित्र विनय कुमार पटेल जी, इस आयोजन से जुड़े सभी हमारे दर्शक मित्रों, निश्चित रूप से यह हम सब के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। जैसा कि विनय जी ने इस बात की ओर संकेत किया
कि चाय बागान की कविताओं का जो मूल स्वर है, उसकी जो परिधि है, इस कार्यक्रम के बहाने हमने उसको विस्तार देने का प्रयास किया है। इस विस्तार में और इस कड़ी को हम कितनी सार्थकता के साथ आगे बढ़ा पा रहे हैं, इसका मूल्यांकन तो हमारे दर्शक और श्रोता ही करेंगे, आने वाला समय करेगा। मैं मानता हूं कि चाय बागान का जो क्षेत्र है और वहाँ पर जो युवा रचनाकारों के द्वारा लेखन की जो सुगबुगाहट हुई है, उसका स्वर बहुत ही तीक्ष्ण है। हमने जब कविताओं को सुना तो आपने महसूस किया होगा कि कविताओं में इस बात की ओर संकेत किया गया कि चाय बागान के श्रमिकों के लिए, चाय बागान के मजदूरों के लिए चाय केवल एक पौधा नहीं है, चाय उनके लिए पूरा का पूरा जीवन है। चाय उम्मीद है, चाय बागान एक संभावना है। और उनकी कविताओं को सुनते हुए हमने दूसरी कड़ी में अब तक 6 कवियों को हमने सुना है। आपने महसूस किया होगा कि इन कवियों में समकालीन हिंदी कविता का जो एक अस्मितावादी स्वर है, वह मुख्य रूप से, वह केंद्रीय रूप से परिलक्षित होता है। कल चर्चा हो रही थी, हमारे सोशल मीडिया पर भी किसी ने टिप्पणी की थी कि इन कविताओं को विमर्श के रूप में अलग से देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से चाय बागान का क्षेत्र केवल डुअर्स, दार्जिलिंग या जो हमारा पहाड़ी अंचल है वहीं तक सीमित नहीं है। यह चाय की सिसकियां और चाय के जीवन का जो, चाय बागानों का जो संघर्ष है, पूर्वोत्तर के दूसरे अंचलों में, दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी है। उन जीवन संघर्षों को भी हमें देखने की जरूरत है। मैं वाल्टर भेंगरा जी को बहुत ही बधाई दूंगा कि आपने चाय की सिसकियां संग्रह के बहाने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह जो इस संग्रह में आपने, जैसे अज्ञे ने अपने तार सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया था, आपके चाय की सिसकियां संग्रह में जो चाय से संबंधित और चाय बागान से संबंधित जो ये सप्तक कवित्रियां हैं, उनके लेखन के अलग अलग स्वर हैं, अलग अलग रंग हैं। चाय बागान के जीवन का जो राग है, रंग है, उनकी कविताओं में बखूबी जीवंतता के साथ दिखाई देता है। निश्चित रूप से मैं कंचनजंघा पत्रिका समूह की ओर से आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, चूंकि आपने बहुत ही नज़दीक से चाय बागान की मूलभूत समस्याओं को देखा है, महसूस किया है, आपके आने वाले उपन्यास को भी हम पढ़ना चाहेंगे, बहुत ही नज़दीक से देखना चाहेंगे और आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में चाय बागान से संबंधित जो हमारे नए रचनाकार हैं, मैं जेरल्डिना से बात कर रहा था तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि क्या चाय बागान में केवल लड़कियां ही लिख रही हैं। मैंने जब संग्रह को देखा तो वो जो 7 हैं वो कवित्रियां ही हैं, वो लड़कियां ही हैं। तो मेरे मन में यह सवाल आया कि क्या चाय बागान के क्षेत्र में केवल लड़कियां ही लिख रहे हैं, क्या लड़कों का कोई, या जो युवा कवि हैं, कवि और कवित्री के संदर्भ में अगर हम देखें, क्या उनका स्वर नहीं है? इस दिशा में भी विचार करने की जरूरत है और आने वाले समय में जब इस तरीके का दूसरा कार्य आपके द्वारा संपन्न हो तो हम उन युवाओं को भी इसमें स्थान दें ताकि समेकित रूप से जो दोनों पक्ष है, स्त्री और पुरुष का, वह आने वाले संग्रह में शामिल हो सके। हमारी कोशिश होगी
कि जो हमारा अगला कार्यक्रम हो उसमें हम ऐसे रचनाकार को चिन्हित करें कि इस संग्रह से जो एक कवित्री छूट गई है, उनके अलावा किसी एक युवा रचनाकार को, कवि को हम आने वाले कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अगले कार्यक्रम का स्वरूप हम लोग थोड़ा परिचर्चा के रूप में ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक के कार्यक्रम में जो कविताएं पढ़ी गई हैं उन कविताओं की समीक्षा हो, चाय की सिसकियां जो संग्रह में शामिल अन्य कविताएं हैं उन कविताओं की समीक्षा हो, और इसको हम एक केंद्रीय स्वर दे सकें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वाल्टर भेंगरा जी, आपने हमारे इस दूसरे कार्यक्रम में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। कंचनजंघा पत्रिका समूह की ओर से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में जो हमारा, जैसा कि विनय जी ने संकेत किया है, जो हमारा तीसरा कार्यक्रम होगा विश्व चाय दिवस पर, वह कार्यक्रम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये आशा करते हैं कि वह कार्यक्रम भी आपकी अध्यक्षता और उपस्थिति में ही संपन्न होगा। इस कड़ी से जो आज की हमारी 3 कवित्रियां जुड़ी हैं, आप लोगों की कविताओं की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैंने पूर्व में कई बातों की ओर संकेत किया है, उसका पृष्ठपोषण नहीं करना चाहूँगा। मैं समवेत रूप में शिखा मिंज को, प्रफुल्ला को और कृष्णा को कंचनजंघा पत्रिका की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमें समय दिया, उसके लिए हम कंचनजंघा पत्रिका की ओर से आप सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार, हम भले ही सूत्रधार कहते हैं, लेकिन सही मायने में इस कार्यक्रम का संयोजन विनय कुमार पटेल जी ने ही किया है। सभी रचनाकारों को जोड़ने का काम आपके द्वारा ही संपन्न हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने पहले भी कार्यक्रम में संकेत किया था, कि ये सभी रचनाकार, सभी कवित्रियां कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वो आपकी विद्यार्थी रही हैं। निश्चित रूप से इनके स्वर में आपका भी स्वर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इनकी सृजनात्मकता को जो ऊंचाई मिल रही है, आज भी आपके चेहरे पर वह खुशी झलकती है। आने वाले समय में जब इनकी पहचान और भी मुखर होगी, तो निश्चित रूप से यह हम सबके लिए, आपके लिए विशेष रूप से गर्व का विषय होगा। आपने इतने बेहतरीन ढंग से इसका संयोजन किया है, हमें समय दिया है। कंचनजंघा पत्रिका समूह की ओर से मैं आपके प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम में शामिल हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, आप सबका स्नेह पिछले कार्यक्रम में भी मिला। इसमें भी आप लगातार अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन करते रहे। आप सबके प्रति हार्दिक आभार। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। ठीक 7 बजे हम लोग कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। शुभ रात्रि।